हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 9 आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब देखिए, जो क्षेत्र है इसमें जो संस्कृतियाँ थीं अलग अलग, उनका निर्माण हो रहा था। इसके बारे में जानेंगे कि क्षेत्रों में कैसे कैसे संस्कृतियाँ होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। ठीक है, कि कैसे आप परिभाषित करेंगे। अब जैसे जो लोग हैं उनको आप सबसे आसान तरीका कैसे आप परिभाषित करेंगे, उनकी भाषा से पहचान के उनको परिभाषित करेंगे। कि अगर वो हिंदी में बोल रहा होगा तो आप समझ जाएंगे वो यूपी का है। हैं, बंगाली बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो कोलकाता का है या बंगाली वो व्यक्ति है। ठीक है, साउथ इंडियन भाषा बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि तमिलनाडु उड़ीसा का है वो। ठीक है, अलग अलग भाषा से आप उसके हिसाब से ही उसे पुकारेंगे भी। ठीक है, आप उसे उसी हिसाब से पुकारेंगे भी कि देखो वो उड़िया और तमिल बोल रहा है, तो यानी वो तमिलनाडु उड़ीसा का रहने वाला है। ऐसे यही सामान्य तरीका है किसी को भी परिभाषित करने का। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़ीसा कहते हैं तो आमतौर पे उसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़ीसा भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। देखिए, अब जैसे हम लोग किसी को कहेंगे ना कि वो तमिल और उड़िया बोल रहा है वो व्यक्ति, तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि वो आदमी ये भाषा बोल रहा है जो तमिलनाडु और उड़ीसा में बोली जाती है। तो यानी वो वहीं का रहने वाला है, तमिल और उड़िया बोलने वाला, तमिलनाडु और उड़ीसा का रहने वाला है ये व्यक्ति। हम इस तरह कहेंगे। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। अब जैसे देखिए कि किसी जगह का खाना फेमस है, किसी जगह के कपड़े फेमस है, किसी जगह का काव्य प्रसिद्ध है, आपका नृत्य, संगीत। अब देखिए, जगह जगह मतलब अलग अलग नृत्य होते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, हिप हॉप, कथक। ठीक है, सब अलग अलग जगहों के हैं, नृत्य हैं। और जैसे कि भोजन में आप देखिए, जैसे उड़ीसा और तमिलनाडु, आप मतलब साउथ की तरफ चल जाएंगे तो आपको इडली और ये मिलेगा, उपमा और आपका डोसा, ये खाने को मिलेगा। तो ये भोजन तरह अलग हो गया ना। पंजाबी की तरफ चले जाएंगे तो आपको पंजाबी खाने में मिलेगा, लस्सी, साग तरह तरह का। ठीक है, तो ये सब खाना उधर मिलेगा। तो इसी तरह आप जहाँ जाएंगे वहाँ के जो क्षेत्र हैं उसके अलग अलग चीज़ भी प्रसिद्ध होते हैं। जैसे भोजन हुआ, कोई क्षेत्र का भोजन प्रसिद्ध है, कोई क्षेत्र का वस्त्र प्रसिद्ध है, कोई का काव्य, कोई का नृत्य, कोई का संगीत और किसी का चित्रकला। तो सब आपस में एक दूसरे को जोड़े करते हैं क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ प्रसिद्ध होता है। कभी कभी हम इन अस्तित्वों को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर तक से अस्तित्व में हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभी हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि अरे ये तो है ही, ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये अस्तित्व में है, जिंदा है। हम लोग ये सोचते हुए चलते हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि कोई रीति रिवाज, कोई नियम कानून जो हमारे पिताजी कर रहे हैं तो उनके पिताजी करे होंगे, तो हमारे पिताजी करे हैं, फिर तो हम ये सोच के करेंगे कि ये तो बहुत पुराना नियम कानून है, रीति रिवाज है, हम इसको तोड़ नहीं सकते, हमें इसे आगे फॉलो करना ही है। परंतु ये हमारी सोच है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं
तो उसकी सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, विभाजक की सीमा होती है जो अलग अलग जगहों को बांटती है और उन्हें भूमिका में रहने के लिए करती है, जिन्हें आज हम लोग क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। ये समय के साथ साथ बदलती जाती है, यानी कि जो संस्कृति है वो उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। और देखिए सच तो ये है कि आज भी बदल रही है। देखिए ये जो संस्कृतियां हैं वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं, जो आज भी बदलती जा रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। अब देखिए जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं ये बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजर के बनी हुई है। मतलब सब लोग एकदम बहुत ज़्यादा मानते हैं इन सब चीज़ों को, जो संस्कृतियों को। तो ठीक है, तो ये जटिल रूप से विकसित हो गई है। इस प्रक्रिया के जो तहत है स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय उपमहाद्वीप है, जो परंपराएं हैं उन लोगों की, ये अलग विचार है इन लोग का, जो अन्य विचार और हैं, तो उनका आदान प्रदान एक दूसरे को संपन्न बनाता है। यानी देखिए कि जो संस्कृति है इसमें सभी लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग भाग से। ठीक है, तो एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को पूरा करती हैं। ये लोग विचार आदान प्रदान करके, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके ये लोग वहाँ पे एक दूसरे को के परंपराओं को ये लोग संपन्न बनाते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की है अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जगह तो परंपराएं एक जैसी हैं, तो कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनकी अपनी परंपराएं होती हैं। ठीक है, जबकि कुछ अन्य जो हैं वो अलग दिखाई देती हैं। अब देखिए जबकि कुछ जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ एक जैसा क्षेत्र में एक जैसा परंपरा समझ में आता है। ठीक है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली है। कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। अब देखिए जो नए रीति रिवाज थे, ठीक है, मतलब जो पुराने रीति रिवाज से उन्हीं से नए रीति रिवाज निकले और वो दूसरी जगह जाके एक बड़ा रूप, नया रूप ले लिया। जो पुराना रीति रिवाज था उसमें बदलाव करके थोड़ा बहुत वो दूसरे जगह जाके नया रीति रिवाज बन गया, वो नया रूप ले लिया। ठीक है, जैसे देखिए इसमें बोल रहा है अन्य परंपराएं। अन्य परंपरा कुछ जो खास इलाके में जो खास इलाके में होती थी, वहाँ जो पुराने रीति रिवाज से उन्हीं परंपरा और रीति रिवाजों से निकाल कर एक अन्य क्षेत्र में जाकर वो नया रूप ले लिया। ठीक है, नए रूप में वे हो गया। चेर और मलयालम भाषा का विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे आज चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस हेडलाइन के अंडर में। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेल राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। अब देखिए जो भाषा का क्षेत्र है, ठीक है, इसके बीच में जो भाषा और क्षेत्र के बीच में जो संबंध है, उसी का उदाहरण विश्लेषण हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। उसी के बारे में हम लोग बताएंगे कि कैसे भाषा और क्षेत्र के बीच में संबंध है। महोदयपुरम जो था वो चेर राज्य का
जो प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में है, जो कि अच्छा आपका केरल का एक हिस्सा है, महोदयपुरम, ठीक है। तो वो चेर राज्य था, चेर राजवंश का राज्य था, ठीक है। 9वीं शताब्दी जो थी उस समय इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि जो चेर राजवंश था ये 9वीं शताब्दी का था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। अब देखिए इस इलाके की भाषा कौन सी थी आपकी, यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, और ये 9वीं शताब्दी में था। कौन सा? चेल राज्य महोदयपुरम का, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, यही मेन टॉपिक है। शासकों ने मलयालम भाषा एक लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। अब देखिए जो शासक थे, तो उस समय के जो शासक चेर राज्य के राजा थे, उन लोगों ने अपने उस वहाँ की जो भाषा थी मलयालम, उसमें एक लिपि का प्रयोग अभिलेखों में किया, मलयालम भाषा की लिपि का, ठीक है। देखिए अभिलेख में किया, तो जो लिपि हम लोग को मिली वो मलयालम भाषा में थी। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेख में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अब देखिए जो वस्तुतः है आपका, जो ये भाषा है उसका प्रयोग जो उपमहाद्वीप का सरकारी अभिलेख है, जो यहाँ का अभिलेख है उसमें जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है इसके प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है कि यहाँ चेल भाषा का प्रयोग होता था, यहाँ पे आपके अभिलेख हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये अभिलेख है, ये है मलयालम में रचित आरंभिक केरल का अभिलेख। ये मलयालम भाषा में लिखी गई अभिलेख है जो कि केरल की है उस समय की। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, पता लगाइए कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए, क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि जो आपका राज्य है 10 साल में उसके आसपास या उस राज्य के अंदर कोई नया राज्य बनाया गया है और वो उसी राज्य में है कि बाहर के क्षेत्र में है, ये आपको पता करना है। चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। अब देखिए जो चेर लोग थे, इन लोगों ने संस्कृत भाषा, जैसे देखिए बताता है ना कि एक भाषा दूसरे भाषा से मिलती है तो वो नई भाषा बन जाती है, और वो जो दोनों भाषाएं आपस में मिलती हैं वो उसमें वो कुछ नया सीखती है, वो कुछ नया सीखती है, दोनों भाषाएं अपने एक दूसरे से कुछ नया सीख लेती है। तो वैसे ही मलयालम भाषा ने चेर लोगों जो थे वो लोग संस्कृत की परंपराओं से बहुत प्रभावित हो गए थे, ठीक है। और उनमें से कुछ ने संस्कृत को अपना भी लिया था। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। अब देखिए जो केरल का मंदिर था, रंगमंच था, वहाँ जो प्रोग्राम होते थे स्टेज पे, ठीक है, ये जो परंपरा थी ये इस युग में खोजी गई थी, और संस्कृत के जो महाकाव्य थे उनको इसमें दर्शाया जाता था, उन्हीं पे आधारित थी ये। मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। अब देखिए जो मलयालम भाषा में साहित्य कृतियाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ से बनी? वो संस्कृत भाषा की वजह से बनी, इससे प्रभावित होकर बनाई गई, ठीक है। क्योंकि मलयालम भाषा के जो थे लोग वो संस्कृत भाषा से बहुत कुछ सीखे, फिर अपनी कृतियाँ उन्होंने साहित्य कृतियाँ बनाई, ठीक है, जो कि 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है। साहित्य कृतियाँ जो हैं जो चेर राज्य के बारे में बता रही हैं, और इसीलिए ये प्रत्यक्ष रूप से ही असलियत में ही संस्कृत की ऋणी हैं, संस्कृत के देन है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ
लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ जो एक इंटरेस्टिंग रोचक बात पता चली है कि जो 14वीं शताब्दी में आपका ये देख रहे हैं, ये जो लीला एक जो ग्रंथ है लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्यशास्त्र के विषय पे है, वो मणि प्रवालकम शैली में लिखा गया है। ये भी वहीं का है, चेर राज्य का। तो ये एक नए भाषा में लिखा गया है, मणि प्रवालकम। मणि प्रवालकम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम के साथ साथ प्रत्येक की ओर संकेत करता है। अब देखिए मणि प्रवालकम दो भाषाओं के हीरा और मूंगा इसका अर्थ है, और ये दो भाषाओं से मिली हुई है, एक संस्कृत एक क्षेत्रीय भाषा वहाँ की जो कि मलयालम थी, ठीक है। और इसका प्रयोग की ओर ये संकेत दे रहा है कि दोनों का मिक्स करके यहाँ प्रयोग किया गया है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय, यानी देखिए यहाँ जगन्नाथ जी जो थे उनकी संप्रदाय यहाँ शुरू हुई थी। अब इसमें शासक और धार्मिक परंपराएं क्या क्या थीं, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं ऐसे विकसित हुई थी। अब देखिए जो अन्य क्षेत्र थे उसके क्षेत्र में जो संस्कृतियाँ थी, धार्मिक परंपराएं थीं, वो अन्य जगह से विकसित होकर आई थी, ठीक है। अन्य जगह उनका मतलब ये उसी क्षेत्र से नहीं उत्पन्न हुई थी, वो कहीं बाहर से आई थी और यहाँ लोग आके वो लोग यहाँ आए उस धर्म के लोग, तो यहाँ के लोग भी उस धर्म को मानने लगे। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। देखिए जो ये जो प्रक्रिया हुई थी जिसके थ्रू लोग जानने लगे थे धार्मिक परंपराओं को जगन्नाथ जी के, तो इस प्रक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण है पुरी जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी का संप्रदाय है। जगन्नाथ जी का शाब्दिक अर्थ आपका पता है क्या होता है? दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विष्णु जी जो है उनका पर्यायवाची है जगन्नाथ, ये भी विष्णु जी के ही एक रूप थे। अब आज जगन्नाथ जी के बहुत महत्व है, उनकी बहुत धूमधाम से पूजा पाठ की जाती है। और जो जगन्नाथ जी हैं इनका सबसे बड़ा गढ़ सही में मतलब सबसे बड़ा मंदिर पुरी में है, जो कि उड़ीसा का पुरी है, वहाँ है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जो आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अब देखिए जो जगन्नाथ जी की मूर्ति थी काष्ठ की, ठीक है, वो वहाँ के स्थानीय जो जनजातीय लोग होते थे उनके द्वारा बनाई जाती थी। वो लोग उस मूर्ति को बनाते थे हर साल, फिर उसकी पूजा होती थी। अब इससे ये मानना जा रहा है, तात्पर्य निकाला जा रहा है कि जगन्नाथ जी जो हैं मूलतः एक स्थानीय देवता थे। वो मतलब सब जगह नहीं माने जाते थे, वो एक स्थान के देवता थे, एक एरिया के, यानी उड़ीसा के पुरी में उनकी पूजा होती थी, ठीक है। आगे चलकर इनको विष्णु जी का अवतार मान लिया गया था, ठीक है, विष्णु जी का रूप मान लिया गया था। आप देखिए जो फोटो देख रहे हैं ये स्थानीय संस्कृतियों का निर्माण है, स्थानीय लोगों ने इसे बनाया है। ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्ति है, तालपत्र की पांडुलिपि में बनी हुई है ये, और ये उड़ीसा की है, ठीक है। इसे बनाया गया है वहाँ के जनजातीय द्वारा। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। अब देखिए जो 12वीं शताब्दी में वहाँ के जो गंग वंश के जो राजा थे, आपके देखिए
ये राजा अनंत वर्मन, उन्होंने पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाने के लिए प्लानिंग की, मतलब निश्चय किया। फिर इन्होंने सोचा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर। ये राजा किस वंश के थे? गंग वंश के। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया भी गंग वंश के ही शासकों ने है। उसके बाद 1230 में राजा अंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। तो यानी देखिए, अनंत वर्मन ने ही जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, 12वीं सदी में, जो कि गंग वंश के शासक थे। इसके बाद जो 1230 में इनके आगे के वंशज थे, उन्होंने, वो राजा जो थे अंग भीम तृतीय, ठीक है, इन्होंने अपना पूरा राज्य और अपने आप को, खुद को, स्वयं को इन्होंने जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया था। उनकी सेवा में चले गए थे ये। ठीक है, और उनको प्रतिनियुक्त, अपने आप को नियुक्त कर दिए थे उनके ऊपर, मतलब उनको सौंप दिए थे अपने आप को राजा भीम अंग ने। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, यही जगन्नाथ जी का, पुरी में उड़ीसा के जगन्नाथ जी का ये भव्य मंदिर है। इसी का निर्माण 12वीं सदी के गंग राजा ने करवाया था। जो इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। अब देखिए, जैसे जैसे जो ये मंदिर थी, इसको महत्व मिलने लगा, इसको तीर्थस्थल माना जाने लगा। पहले बहुत कम लोग जानते थे, बाद में और लोग जानने लगे। जब ये मंदिर पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, इसको तीर्थस्थल मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ तीर्थ का यात्रा का केंद्र बनाया गया, इसको उस रूप में महत्व मिल गया तीर्थ यात्रा के रूप में। तो यहाँ जो सामाजिक और राजनीतिक मामले में जो इसकी सत्ता थी, वो बढ़ती जा रही थी। अब लोग यहाँ आते थे अपना मसला सुलझवाने, लोग यहाँ आते थे अपना काम करने। और इस समय आपका कह सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे अमीर मंदिर में से ये एक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चंदा उतरता है साल का। इन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुग़ल, मराठे, अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अब देखिए, जो उड़ीसा राज्य को जीतता था, वो इस पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे भी अपना कब्जा चाहता था, क्योंकि अगर ये मंदिर उनके कब्जे में आ जाता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो खुद ब खुद उनके अंडर में आ जाएंगे। ऐसा सोच के लोग इस पे कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, ये लोग महसूस कर रहे थे कि अगर जगन्नाथ जी के मंदिर में इनका नियंत्रण हो जाएगा तो जनता भी इनके अंडर में आ जाएगी, इनके शासन को स्वीकार कर लेगी। राजपूत और शूरवीर परंपराएं। अब देखिए, यहाँ के जो राजपूत थे, उनकी जो शूरवीरता वाली परंपरा थी, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो परंपराएं कैसी थी, राजपूत कौन थे, कहाँ थे, ये सब के बारे में हम लोग इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे, ये लोग अधिकांश लोग ब्रिटिश साम्राज्य के, ये लोग जो राजस्थान में स्थित थे, जो आज का राजस्थान है, ठीक है, उन्हें राजपूताना कहते थे। मतलब जो राजस्थान में जो लोग रहते थे, उन लोग को वे ब्रिटिश लोग राजपूताना कहते थे। राजपूत लोग मानते थे जो राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में रहा करते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल
अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। देखिए, इसे ये भी माना जा रहा है, समझा जा रहा है इससे, तो ये देखिए यही में समझ में आ रहा है कि जो ये आपका ये जो प्रदेश था, जो राजस्थान उसके आस पास का प्रदेश था, ये अधिकांश ना, मतलब यहाँ पे बहुत कम, केवल ये माना सिर्फ जा रहा है, ऐसा है नहीं कि केवल राजस्थान में ही राजपूत थे, ऐसा नहीं है, ये आधा सत्य है। राजपूत लोग और लोग बाहर भी तो थे, दिल्ली, मुंबई, जो कि उस समय दूसरा था, दिल्ली प्रमुख था, सब जगह की राजधानी को दिल्ली बनाया जाता था, वहाँ भी राजपूत रहते थे। ठीक है, तो ये मान रहे हैं ये लोग कि राजपूत जो हैं वो इस प्रदेश में रहते थे, यहाँ सिर्फ राजपूत लोग रहते थे मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से, पर आंशिक रूप से, यानी अंश भर, मतलब थोड़ा बहुत ही सही है ये बात, पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो मध्य भारत में, उत्तर भारत में रहते हैं, के अधिकांश हिस्सों में रहते हैं, ये लोग भी अपने आप को राजपूत बोलते हैं। ठीक है, तो इससे तो ये पता चलता है कि मतलब उत्तर भारत और मध्य भारत में भी राजपूत थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। अब देखिए, ये भी खाली राजपूत लोग नहीं वहाँ रहते थे आपके राजस्थान में, वहाँ पे अन्य लोग भी रहते थे, अन्य जाति के लोग भी वहाँ रहा करते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। अब देखिए, ये भी माना जा रहा है कि जो राजपूत लोग हैं, इन्हीं लोग की वजह से राजस्थान में अलग अलग तरह की संस्कृति उत्पन्न हुई। राजपूतों की देन है वहाँ की संस्कृति। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। अब देखिए, जो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं थीं, ये सब वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, शासक थे, वहाँ के राजा थे, जो उन लोग के नियम कानून आदर्श और उन लोग की जो लालसा थी, यानी कुछ करवाने की इच्छा अभिलाषा, तो ये सब उनसे, इन सभ्यता से उनका उन राजाओं के ये जुड़ी हुई थी घनिष्ठता से। जो परंपराएं हैं वो राजा के जो आदर्श होते थे, इच्छा होती थी, अभिलाषा होती थी, कुछ कराने के लिए वो चाहते थे, तो उन चीज़ों पे निर्भर हुआ करती थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विशिष्ट परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। अब देखिए, 8वीं शताब्दी जो है आपकी, तब से राजस्थान के ऊपर, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर, ठीक है, अधिकांश यानी ज़्यादातर भाग पे विभिन्न परिवार, मतलब एक ही राजपूत परिवार के लोगों का नहीं वहाँ शासन था, अलग अलग राजपूत परिवारों का वहाँ शासन था राजस्थान के अधिकांश भागों पर। पृथ्वीराज अध्याय 2 एक ऐसा ही शासक था। यह शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रहते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। देखिए, यहाँ ये बता रहा है, जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, ये भी वहीं के थे, आपके राजस्थान अजमेर के, राजस्थान अजमेर और उसके आसपास के इलाके। तो पृथ्वीराज जो थे ये अजमेर के थे, तो ये भी एक ऐसे ही शूरवीर राजा थे, जो मतलब अपनी पूर्वजों की या शूरवीरों की जो आदर्श होते थे, उनको अपने दिल में बैठाए हुए थे ये, कि वो शूरवीर हैं तो वो ऐसा मानते हैं, तो मैं भी शूर हूँ तो मैं भी ऐसा मानूंगा। तो ऐसी बातें वो दिल में संजोए रखते थे अपने, ठीक है, हृदय में।
और उनका ये भी मानना था, जैसे शूरवीर लोग मानते हैं कि रण क्षेत्र में, रणभूमि में युद्ध के दौरान, ठीक है, और उनको बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना है, मृत्यु का वरण कर लेना है, परंतु पेट दिखा के अपने आप को बचा के भागना नहीं है, कायर बन के भागना नहीं है, वीर बन के ये युद्ध लड़ना है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं बीकानेर के राजकुमार राज सिंह हैं, ये जिनका ये चित्र है, ये बीकानेर के राजा हैं, राजकुमार हैं राज सिंह। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। अब देखिए, वो उस समय के औजार होते थे चारण भाटों, जिनके द्वारा ये आपकी कहानियाँ, जो शूरवीर थे उनकी कहानियाँ, उनके काव्य, उनके गीत जो हैं, इसको सिखाया जाता था और उसको सुरक्षित भी रखा जाता था बहुत अच्छे तरीके से। ये जो काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों को, स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे विभिन्न जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें एवं प्रोत्साहित करें। यानी देखिए, जो काव्य और गीत होते थे शूरवीरों के, वो उनकी याद में बनाए जाते थे, ठीक है, उनकी याद में उसको सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। और लोगों से ये उम्मीद, यह आशा की जाती थी कि जैसे जो शूरवीर युद्ध में ख़त्म हो गए, मर गए, ठीक है, तो उन लोग की स्मृति से, उनकी यादों से और लोगों को शूरवीर बनाने के लिए प्रेरणा दी जाए, प्रेरित किया जाए, उनको शूरवीरों के कदम पे चलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए कि वे लोग भी उन शूरवीरों की तरह रहें और आगे बढ़ें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्मृति और स्वाभिभक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध और प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। अब देखिए, जो साधारण जन होते थे, वे लोग इन कहानियों से बहुत प्रेरित होते थे, आकर्षित होते थे कि अरे बाप रे, ये देखो राजा ने हमारे क्या कर दिया, कितने शूरवीर थे। तो वे लोग अपने बच्चों को उस तरह बनाने की कोशिश करते होंगे। और ये कहानी जो थी हमेशा जो ये नाटकीय स्थिति होती थी, और जो स्वामी, मतलब एकदम सच नहीं होता था उसमें वहाँ जो स्वामी भक्ति करने वाले लोग होते थे, वे लोग इन कहानियों में अपने स्वामी भक्ति, मित्रता, शौर्य, प्रेम, सभी अपने जो आपके प्रबल संवेग होते थे, भावनाएं होती थी आपकी, जैसे मित्रता, कि मित्र के लिए हम युद्ध में लड़ के वीर गति को प्राप्त होंगे, प्रेम के लिए युद्ध होता था, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, गुस्से में, सब परिस्थितियों का यह चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? अब देखिए, जो ये कहानियाँ होती थीं, अब यहाँ यह प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो कहानियाँ होती थी राजा महाराजाओं की, शूरवीरों वाली, इसमें स्त्रियों को भी इसमें कहीं स्थान था? स्त्रियों का भी स्थान प्राप्त था स्त्रियों को? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्री को जीतने के लिए अथवा या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों के जीवन मरण दोनों का में अनुसरण करती थीं। जो आपकी स्त्रियां होती थीं, जो आपकी स्त्रियां, देखिए, जी हाँ, कभी कभी देखिए स्त्रियों के लिए झगड़ा होता था। जैसे देखिए, आपका जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, ये स्त्री के लिए ही हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री से प्रेम करते थे और उन्हें भगा लाए थे, इसीलिए इतना युद्ध लड़ा गया। और दो राजवंशों की अंत का कारण भी वही युद्ध बना, क्रोध बना।
और शत्रुता बनी, ठीक है। और आपके और इसी झगड़े के कारण मतलब एक उस स्त्री को प्राप्त करना चाहता था, एक उस स्त्री की रक्षा करना चाहता था। इसीलिए उस स्त्री का वहाँ कहानियों में नाम लिया गया है, क्योंकि उस स्त्री के लिए ही वहाँ युद्ध होता था। एक व्यक्ति एक पुरुष जो है वो स्त्री को जीतने के लिए और एक उसकी रक्षा के लिए आपस में युद्ध लड़ते थे, इसीलिए वहाँ उनका नाम है। कहीं कहीं जो स्त्रियां हैं ये भी बताया जा रहा है, चित्रित किया गया है, कहानियों में चित्र बना के बताया गया है कि जो सूरवीर लोग पतियों की स्त्रियां जो होती थीं वो अपने पति के जीवन और मरण दोनों में का अनुसरण करती थीं। जैसे कि अगर पति युद्ध में मारा जाता था तो वे अपने आप को सती कर लेती थी। ये देखिए जो आप ये मैप देख रहे हैं इसमें वही क्षेत्र है जो इस लेसन में जिसका जिक्र हुआ है। अब ये देखिए आप जो ये देख रहे हैं ना, ये देखिए बीकानेर, जोधपुर, राजस्थान, जयपुर, अजमेर, मेवाड़, चित्तौड़, यही जो जगह है यहीं पे ज़्यादातर राजपूत होते थे ज़्यादातर। और आपके फिर ये लोग दिल्ली पहुंचते थे, राजधानी इनकी दिल्ली होती थी ज़्यादातर। पर उत्तर भारत और मध्य भारत में भी राजपूत पाए गए हैं। यही वो राज्य है आपका, देख सकते हैं आप लोग मैप में। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। अब ये जो सती प्रथा होती थी इसमें विधवाएं जो होती थी वे अपने पति के चिता पे बैठ के अग्नि में बैठ के वो जिंदा जल के सती प्रथा करती थी, ऐसी कहानियों में हमें पता चला है। अब बहुत सी औरतें ऐसा अनुसरण की हैं, जो सूरवीर होते थे उनकी पत्नियां ऐसा ही करती थी, अपनी प्रथा को आगे बढ़ाती थी, सती प्रथा को। तो जो औरतें होती थी वे अपने पतियों की चिता पे बैठ के उनको भी चिता को जब आग दी जाती थी उसमें वे भी जिंदा जल जाती थी। इस तरह वे अपने पति के जन्म और मरण में एक साथ होती थी, इसी को सती प्रथा कहा गया है। इस प्रकार जो लोग शूरवीर के आदर्शों को पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब देखिए इस तरह ही जो शूरवीर के आदर्शों और नियमों का पालन करते थे जो लोग, तो उन्हें भी अक्सर ये ऐसे आदर्शों के लिए, अपना आदर्श दिखाने के लिए ऐसे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। इसमें ज़्यादातर महिलाएं होती थीं, क्योंकि महिलाएं ही अपने जीवन का त्याग करती थीं। यहाँ देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पता लगाइए कि क्या आपके नगर गांव में शूरवीर वीरांगनाओं की परंपरा रही है। यदि हाँ तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्ण आदर्शों से कितनी समान है या भिन्न है। यानी जो देखिए आपको ये पता लगाना है कि जो शूरवीर की वीरांगनाएं होती थी क्या वे सती लेती थीं। अगर हाँ तो आपके आसपास में पता करिए कि वो राजपूत काल से कितना मिलता जुलता उनके आदर्श हैं या कितने भिन्न उनके आदर्श हैं। क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब देखिए हमें यहाँ पढ़ना है कि क्षेत्रीय सामंत जो हैं उनके ऊपर क्या क्या है, उनके परे क्या है। और जो कथक है वो एक नृत्य है, तो हमें उसकी कहानी के बारे में भी पता करना है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। अब देखिए जो शूरवीर लोग थे इनकी परंपराएं हर क्षेत्र की अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग तरीके की मिलती हैं, रूपों में मिलती हैं। तो वैसे ही नृत्य जो है आपका ये हर जगह अलग अलग तरह का नृत्य किया जाता है, ठीक है, ये सच है। आइए यह नृत्य के रूप कथक के इतिहास को देखें। अब देखिए जो नृत्य का ये रूप था
कथक। अब हम लोग ये इसके बारे में जानेंगे। आपका जो कथक है ये उत्तर भारत के बहुत सारे जगहों पे कथक किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेकों भागों से जुड़ी हुई है। अब देखिए ये जो नृत्य शैली है ये उत्तर भारत के जो अनेक भाग हैं वहाँ से ये जुड़ी है, यहीं की ये नृत्य शैली है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। अब देखिए कथक नृत्य की कहानी, यानी जो कथक शब्द है इसका अर्थ है कथा। कथा शब्द से कथक शब्द निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें संस्कृत में या इसको और अन्य भाषाओं में इसे कहानी कहा गया है। कहानी के रूप के लिए प्रयुक्त किया गया है कथक को। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वाले की एक जाति थी। अब देखिए जो कथक है ये उत्तर भारत के मंदिर में जो कथा सुनने वाले लोग होते थे या गाने वाले लोग होते थे उनकी एक जाति होती थी। ठीक है, जो सुनाने वाले होते थे मंदिरों में लोगों की कीर्ति सुनाने वाले लोग होते थे, उन लोगों को, उन जाति के लोगों को ये कहा गया था। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। यानी ये जो जाति के लोग थे ये कथक के द्वारा यानी कथक डांस करके अपने हाव भाव से लोगों को बताते थे कि वे दुखी हैं कि खुश हैं। अपने पोज से, एक्सप्रेशन मोस्ट ज़रूरी है, हाव भाव। ठीक है, संगीत से अपने संगीत गाने के द्वारा गाना गा के और उसे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कथा करके ये बताते थे उसे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। अब देखिए जो पहले तो जो ये था कथक, ये थोड़ा बहुत होता था, एक एरिया का था। पर जब 15वीं और 16वीं शताब्दी आई तो जब भक्ति आंदोलन का प्रचार शुरू हुआ उस समय ये जो नृत्य था कथक, इसको एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में ये अपनी जगह बना लिया था। ठीक है, लोग इसको अपनाने लगे थे, धारण करने लगे थे, लोग इसको सीखना चाहते थे। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियों लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। अब देखिए जो राधा कृष्ण की जो पुरानी पौराणिक मतलब भक्ति भाव की जो कहानी थी तो उसमें जो लोग नाटक करके जिसे दिखाते थे, जिसे हम लोग रासलीला कहते हैं, जिसे रासलीला कहा जाता था। ये रासलीला जो है, जो लोक नृत्य आपका है कथक, इससे उनके हाव भाव को कथक के द्वारा वहाँ प्रेजेंट किया जाता था। ये कथक इसी रासलीला से जुड़ा हुआ है। मुग़ल बादशाहों ने उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। अब देखिए जो कथक नृत्य था, ये जो मुग़ल बादशाह होते थे या उनके रिश्तेदार जो लोग राजा बनते थे, तो उनके दरबार में ये कथक नृत्य किया जाता था। कोई भी पर्व पड़ने पर वो लोग ये कथक नृत्य करवाते थे। तो ये नृत्य जो है वो वहाँ वर्तमान समय में वहाँ होते प्रस्तुत दरबार में ये नृत्य जो है ये वहाँ लोग प्रस्तुत मतलब दरबार में नृत्य होते होते ये वर्तमान समय तक अपनी एक अच्छी स्थिति बना लिया था। ठीक है, लोग जानने लगे थे कि ये एक बहुत अच्छा नृत्य है और ये एक शैली के रूप में विकसित होने लगा था। तब लोग सब जगह लोग जानने लगे ना तब कि ये भी एक नृत्य शैली है, इसलिए।
ये विकसित हो गई नृत्य शैली के रूप में। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घराने में फला फूला, राजस्थान के जयपुर दरबारों में और लखनऊ में। अब देखिए जो ये कथक है, ये दो परंपराओं ये अथवा घराने, यानी दो घराने जो होते थे, एक आपके राजस्थान के थे जयपुर में और एक लखनऊ, दो घरानों में यह बहुत तेज़ी से फला फूला, बहुत ज़्यादा वहाँ इनका वैल्यू थी। ठीक है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। अब देखिए जो अवध के, देखिए यहाँ एक नाम दिया है तो हम लोग ध्यान देंगे। अवध के जो अंतिम नवाब शासक थे तो इनके ये इसको एक कला के रूप में देखे, तो इसको प्रोत्साहन दिए तो ये कला के रूप में उभर गया। वाजिद अली शाह जो थे इनके अंडर में 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में भी नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गए। अब देखिए जो 1850 से 1875 तक, यानी ये जो 25 साल था, इस समय ये जो नृत्य शैली थी ये दो क्षेत्र में नहीं, आपके जो आपका जयपुर और लखनऊ में ही नहीं बल्कि और जगह भी विकसित होने लगी थी। जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और इनके आसपास के क्षेत्र, ये जगह भी ये अपनी जगह बनाने लगी। यहाँ पे भी ये पक्के तौर पे स्थापित हो गई। मतलब यहाँ पे भी लोग इसको जान गए और इसको, इस शैली को आगे बढ़ाने लगे। इसकी प्रस्तुत में विशिष्ट तथा धूत्रपद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के लिए प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अब देखिए ये जो शैली थी इसको अच्छे रूप से चलाना पड़ता था। अच्छा पहनावा इसके लिए शुरू हो गया, कहानी कैसे इनको प्रेजेंट करनी है, प्रस्तुत करनी है, ये और कैसा अभिनय इनको करना है, तो ये सब चीज़ों पे बहुत जोर डाला गया। ठीक है। अब ये जो देखिए जो नृत्य है, नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर, देखिए यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर के वहाँ खुजराहों में जो नृत्य की कक्षा यानी डांस क्लास चलता था, ये खुजराहों के लक्ष्मण मंदिर में ये दर्शाया गया है कि मतलब वहाँ डांस क्लास हुआ करता था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। अब देखिए जो आपके 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासक थे उस समय जो यहाँ आते थे राज्य करने, वो लोग को जो सांस्कृतिक गतिविधि थी कथक की वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यानी कथक जो डांस था वे उन लोग को पसंद बिल्कुल नहीं था। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। देखिए जो कथक था ये वो लोग इसको एकदम ख़त्म कर दिए थे कथक को, फिर भी ये जीता रहा। कैसे जीता रहा कि मतलब लोगों के मन से नहीं ना निकाल सकते हो, डरा धमका के उससे डांस करना बंद करा सकते हो, नृत्य करना, परंतु उसके मन से तो इसे नहीं निकाल सकते, इसीलिए जीवित रहा। और जो गणिकाएँ होती थीं ये बच्चे और लोग, तो ये लोग इस डांस को हमेशा पेश करते रहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। अब देखिए जब इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ादी हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, तो इसे देश के 6वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। 6 नृत्य के साथ इसे भी 5 नृत्य के साथ इसे भी दर्जा मिल गया शास्त्रीय नृत्य के रूप में। शास्त्रीय नृत्य, अब देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है कथक को ये क्यों कहा गया, ये शास्त्रीय नृत्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसके बारे में हमें
कैसे पता चलेगा, तो हम ये इसमें पढ़ के पता कर सकते हैं। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या आप उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जो शास्त्रीय जो कला है उसको शास्त्रीय कैसे माना जाएगा। ठीक है, कि वो लंबे उस पर सीखा गया है इसलिए उसको शास्त्रीय मान लिया जाए, या वो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ दो तरीका बता रहा है, या तो वो लंबे तौर पे बहुत कठिन परिश्रम से सीखा गया हो, बहुत कठिनाई से सीखा गया इसलिए उसे शास्त्रीय माना जाए, या वो धार्मिक रूप विषय पे नृत्य है तो इसलिए इसे शास्त्रीय मान लिया जाए। तो अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया गया है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। या तो देखिए, इसलिए भी मान लिया जाए शास्त्रीय क्योंकि ये बहुत नियम कानून को प्रदर्शन कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है उसको, इसलिए उसे, या उसको प्रस्तुति को विभिन्नता दे रहा है, या उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, इसलिए इसे शास्त्रीय मान लिया जाए। ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, ये सब प्रश्न हैं, तो इन सब प्रश्नों पे हमें विचार यानी सोच विचार कर लेना चाहिए कि हम शास्त्रीय क्यों नृत्य को कहा गया, यानी किस डांस फॉर्म को शास्त्रीय कहा गया और क्यों कहा गया, ये हमें जानना है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग, देखिए ये भी स्मरणीय है, मतलब स्मरण करने वाला, याद करने वाला है कि जो विशिष्ट, मतलब जो अलग से स्पेशल डांस फॉर्म है जिन्हें शास्त्रीय रूप में देखा जा रहा है, तो इनमें जो लोक नृत्य है इसको किस श्रेणी में रखा गया है, यद्यपि उसे तो इसके जो विशेष लक्षण हैं यानी कैरेक्टर इसका क्या है ये बताया जाता है शास्त्रीय में। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दश सही नहीं होता है। अब देखिए, जो शास्त्रीय विश्लेषण है ना, इसका प्रयोग जो उन कला की श्रेष्ठता यानी उस जो कला है उसकी सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जो उसको सूचक है, ये उसको प्रदर्शित कर रहा है या उस शब्द को सही नहीं कह रहा है हमेशा, तो ऐसे कला को शास्त्रीय कहा जाता है। अन्य नृत्य रूप, अब देखिए शास्त्रीय के अलावा जो मतलब कथक के अलावा जो अन्य नृत्य है वो कौन कौन सा है जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, निम्नलिखित हैं। ये कौन से कला रूप है जिनको शास्त्रीय माना जाता है, तो हम लोग आज उनके नाम भी जानेंगे। भरतनाट्यम, ठीक है, ये तमिलनाडु का है। देखिए, आपको ध्यान देना है, ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, ये सब वहाँ के लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 5 ये हैं और एक आपका कथक है जो उत्तर भारत का है। ठीक है, अब देखिए ये जो चित्र है आपका, ये देख रहे हैं, कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी चित्र, मतलब एक दरबार में ये कथक करती हुई महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये एक चित्र बनाया गया उस दरबार से। इनमें से किसी एक नृत्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो, मतलब जो ये डांस फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है, नृत्य का रूप दिया हुआ है, इसमें से किसी एक के बारे में बहुत अच्छी सारी जानकारी आपको ढेर सारी इकट्ठा करनी है। यहीं ये हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो ज़रूर लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।